सीताराम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा और संवेग, मोटिवेशंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इन दोनों के ही माध्यम से हम कोई भी चीज़ याद कर पाते हैं और उसको हम आगे अपने भविष्य में लेके जाते हैं। केवल इन्हीं दोनों के कारण ही संभव हो पाता है। आप कोई भी कार्य करें, जिस पैसेज में लिखा हुआ है, अनेक प्रकार के लोग कार्य करने का प्रयत्न करते हैं तो किसी न किसी से वो मोटिवेटेड होते हैं और उनका इमोशनल इंटेलिजेंस ही काम करता है उनको करने के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप किसी काम को करते हैं तो उसको करने के लिए आप याद करते हैं कि आपको काम कैसा लगा, आपने किससे सीखा, किससे नहीं सीखा, और वो आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें इस चैप्टर में हम जो पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप इस पाठ्यक्रम में पढ़ना क्या चाहेंगे? अभिप्रेरणा और आवश्यकताओं की संकल्पनाओं को हम परिभाषित करेंगे, उद्देश्य प्रेरित व्यवहार को हम समझेंगे, संवेगों के विभिन्न पहलुओं को बताएंगे और व्यवहार को व्यवस्थित करने वाले संवेगों के महत्व के बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभिप्रेरणा और संवेग चैप्टर चल रहा है। अभिप्रेरणा की व्यक्ति कैसे आती है? आप दिन प्रतिदिन बहुत से काम करते हैं, अपने माता पिता को देखते होंगे, रोज काम करने जाते हैं, माँ आपकी बीमार रहती है फिर भी रात भर जागती है, आपका ध्यान रखती है। तो काम करना, पढ़ना, खेलना, चिंतित होना, ये कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं जिन्हें हम उद्देश्यपूर्ण समझ सकते हैं। जैसे कि और जो आपका जो होता है ना, मेन प्रेरक चाह, आवश्यकताएं, रुचियाँ और अभिलाषाएं जो होती है वो हमारे उद्देश्यों को और हमारी चेष्टा को जो हम समझते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। जब पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छा परिणाम मानने के लिए आपका सभी लोग हेल्प करते हैं। जैसे कि माँ करती है, ध्यान रखती है, आपसे स्नेह रखती है, आपकी प्रवाह करती है। तो ये सब चीज़ें अभिप्रेरणा से ही आती हैं। इसकी संकल्पना कैसे होती है? मानव व्यवहार को निर्देशित करने में जो अभिप्रेरणा का जो महत्वपूर्ण हाथ होता है और हम अपने निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए ये हमको क्या करती है? प्रेरित करती है। और जो अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, आप ढीले हो जाएंगे, आपको काम में मन नहीं लगेगा, ओके, आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा ऐसी नहीं होगी, उत्तेजना नहीं होगी। जैसे कि हमें एक संतुलित प्रेरणा या संयमित स्तर पर उत्तेजना की आवश्यकता होती है। जैसे आप किसी ने कोई एग्जाम क्रैक कर दिया तो आपके मन में भी आया, नहीं है मैं भी एग्जाम क्रैक करूँगा। अगर इस प्रकार की भावनाएं नहीं आएंगी तो आप एग्जाम क्रैक कभी नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात को? और जो उत्तेजनाएं होती हैं ये व्यक्ति को उद्देश्य पूर्वक केंद्रभूत रूप से कार्य करवाती हैं। यही मेन चीज़ें हैं। फिर तीसरी बात क्या होती है? जो प्रेरणा होती है व्यक्ति के विचारों और आकांक्षाओं का ही परिणाम होती है। जो सब चीज़ें आती हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपकी क्या इच्छाएं, उसी हिसाब से चीज़ें आती हैं, ऐसे नहीं आ जाती कभी भी। और जो प्रेरणाएं होती हैं दो प्रकार की होती है। एक वो होती है जो व्यक्ति को स्वाभाविक अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है, किसी कार्य को करने पर उससे प्रसन्नता होगी। एक बाह्य प्रेरणा होती है जिससे कि आपको कोई पुरस्कार दिया जाए, रुपया, वेतन आदि अंक दिए जाए, तो वो उस पर निर्भर करती है। और उससे काम नहीं करते, मैं खुद करूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। और उस लोग बिजनेस में काम करते हैं, जॉब में काम करते हैं, उनको प्रमोशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, वेतन मिलता है, तो वो उस कारण से काम करते हैं। इसलिए उसको दो भागों में बांटा गया है। और जब आप मेहनत से कार्य करते हैं, उच्च श्रेणी का परिणाम पाते हैं, तो जो प्रेरणा होती है आपकी आंतरिक होती है, अन्ना की बाहर की होती है, आंतरिक होती है। दूसरा पक्ष है कि हम पुरस्कारों से भी प्रभावित होते हैं। सिर्फ जीवन में दोनों प्रकार की जो अभिप्रेरणाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और प्रेरक आवश्यकताओं को हम क्रमबद्ध करते हैं। जैसे मूल प्रेरक, जैसे भूख, प्यास, जिन्हें हम सबसे पहले संतुष्ट करना हमें आवश्यक होता है। उसके बाद हम उच्च कोटि की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे उपलब्धियां, कुछ मिल जाए, संतुष्टि, शक्ति आदि का जो क्रम होता है। अब इसको दो क्रम बांटा गया। आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत। एक महान वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो। उन्होंने व्यक्तिगत पूर्णता के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, इस प्रकार की चीज़ों का इन्होंने क्या किया है? उल्लेख किया है।
इसी में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं इस पैराग्राफ में, लेकिन हम केवल एक फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्यों है। पदानुक्रम मास्लो द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है उसका ये मतलब, सबसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता, जैसे को भूख, प्यास, सेक्स, ये 3 चीज़ें उसकी आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं जो बेसिक हैं, तो वो उनसे ऊपर उठता है। क्या देखता है फिर? रक्षा की आवश्यकता देखता है, कहीं उसको सुरक्षा मिल रही है, कहीं उसको घर है कि नहीं है, आश्रय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब ये दोनों चीज़ें व्यक्ति के पास आ जाती हैं तो फिर तीसरे में वो दिखता है कि हमारी सामाजिक आवश्यकताएं क्या हैं, उसमें जुड़े रहने की भावनाएं आती हैं। फिर वो प्यार चाहता है, स्नेह चाहता है, सामाजिक में अपना एक सम्मान, दायित्व चाहता है, फिर मिलता है। जब वो तीनों चीज़ें मिलने लगती हैं तो उसके बाद उसका नाम आता है सम्मान की आवश्यकता। फिर उसको सम्मान की जरूरत पड़ती है, बेइज्जती कर दी उन्होंने, हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ, उससे आत्मसम्मान की बात ध्यान आने लगती है, अपनी पहचान याद आने लगती है और परिस्थिति याद आने लगती है। और सबसे लास्ट में उसका आता है वो आत्मसिद्धि का क्या सकते हैं। फिर वो कहता है मुझे यही काम अच्छा लगता है, मैं यही काम करूँगा, फालतू का कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी 1 2 3 4 चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी हो जाती है। कभी आपने किसी गरीब आदमी, भूखे वाले को कहा है कि उसके पास आत्मसिद्धि की आवश्यकता उसको चाहिए? नहीं कहा होगा, नहीं उसके अंदर होगी। क्यों? वो तो भूखा है, उसको कहाँ से चाहिए कि तुम्हें सम्मान तुम्हें दोगे? भूखा होता तो भिखारी तो फिर भीख क्यों मांगता है? उसे इतना सम्मान चाहिए था। सम्मान देखते कौन देता है उसको? सम्मान नहीं देता है। अब आप इस चीज़ को अपने पर थोड़ा सा लाइन में लेके देखिए कि आपको इसी तरह से खड़े हो जाइए और सोचिए कि अगर आपकी ये चीज़ें पूरी होती गई तो आपको लास्ट में क्या चाहिए होता है? लास्ट में आपको आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं चाहिए। यही इस प्रकार एक पिरामिड है, ट्रायंगल है, जो मास्लो ने प्रतिपादित किया था आवश्यकताओं का पदानुक्रम। अब प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? आवश्यकता का तात्पर्य है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो वो आपके पास ना हो, ये यही आवश्यकता है। और प्राथमिक आवश्यकताएं, सबसे ज़्यादा प्राथमिक आवश्यकताएं क्या, ये आप सोचिए। वो खाना, रहना, प्यास, ऑक्सीजन, यौन क्रियाएं, सुबह फ्रेश होना, आना जाना, रहने, ये आपकी प्राथमिक आवश्यकता है। इनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। आपको भूख लगेगी तो आपकी शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपको भूख का अनुभव होगा। भूख को शांत करने के लिए भोजन करेंगे। अब प्रेरणाओं और आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक और गौण आवश्यकता है। जैसे कि आपको क्या चाहिए? भूख, प्यास, ऑक्सीजन, आराम, नींद, नियमित तापमान, गर्माहट, यौन क्रियाएं, मल मूत्र त्याग, आशय। इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यकता को संतुष्ट करना पड़ता है। और भूख प्यास जैसी जो आवश्यकताएं होती व्यवहार में वो बार बार आती है। खुद सोच लीजिए, खाना पीना सोना डेली करते हैं ना। फिर शारीरिक आवश्यकताओं का आरंभ जो होता है वो हमारे शरीर की अवस्था में असंतुलन होता है, तब हमें उसकी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और हम उसको संतुलित बनाए रखने के लिए, जिसे समस्थिति कहते हैं, वो हमारा निर्णायक होती है संतुलन बनाना। पानी की कमी हो जाएगी तो आप ग्लूकोज वाटर पिएंगे, प्रोटीन आदि का स्तर पर्याप्त मेंटेन करेंगे, ये चीज़ें। जब भूख लगी तो आपका जो अमाशय है उसका अंकुंचन होने लगेगा, वो दर्शाता है कि आपको भूख लगेगा, पेट खाली है, रक्त शर्करा का निम्न स्तर है, रक्त प्रोटीन कमी हो रही है, तो भूख कैसे, तो आप उसको खाने लगेंगे। तो ये आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है। पर संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ेगा? अब हमारी आवश्यकताएं से भूख, प्यास, वो पर्यावरण के कारकों से प्रभावित होती हैं, आपने देखा है। अब आपको एक व्यक्ति है जिसको पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है, भूख ना लगे तो भी खा लेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सीखी आदतें उस चीज़ के लिए उसकी चाहत के कारण होता है कि आपको तो मन है खाने का। तनाव हमको खाने की तरफ ले जाता है। जैसे परीक्षा के तनाव में कुछ विद्यार्थी अधिक भोजन करते हैं। बाहरी संकेत से रात के भोजन के लिए जो हमारी मात्रा में आमंत्रित करती है तो हमको भूख लगती है। वैसे भूख ना हो, आप भोजन की खुशबू सूंघेंगे तो आपको भूख लगेगी। खान पान पर काबू, एक चिकित्सक बीमार व्यक्ति को मीठे व्यंजनों को मना करता है, जब व्यक्ति को मना कर दिया तो उसकी अधिक इच्छा करने लगती है। तो ये चीज़ें हैं। गौण आवश्यकताएं क्या है? हमें गौण आवश्यकताओं को हम अक्सर करते हैं या सामाजिक अभिप्रेरक होती है, क्योंकि एक सामाजिक समूह में सीखी जाती हैं। खास तो एक परिवार में बच्चे बड़े बड़े होते हैं तो दूसरे से संवाद करते हैं,
विशिष्ट आवश्यकताएं ग्रहण करते हैं, सामूहिक परिवेश में पूरी होती हैं, और ये सब चीज़ें बच्चे अपने माता पिता या आदर्शों से ही उनको मिलती हैं। से उपलब्धि सीखते हैं, समाज में परिवार से आज की सफलता और श्रेष्ठता पाने के लिए, कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। संबंध तो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार कीजिए, अच्छे लोगों का अनुसरण कीजिए, मित्र बनाइए। शक्ति अपना प्रभाव डालने के लिए उन पर उन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पालन पोषण दूसरे बच्चों के जैसे बच्चे बड़े बूढ़े बीमारों की सेवा के ध्यान रखते हैं। आक्रामकता अपने विरोधियों पर अधिकार जमाने के लिए बल के साथ चोट पहुँचाइए बताते हैं। उपहास की जिज्ञासा विभिन्न उद्दीपनों को जोड़ने के लिए नई नई वस्तुओं को जोड़िए। मदर टेरेसा ने कितना अच्छा काम किया था। 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटीज खोलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। गरीबों, असहायों और बीमारों की ये बहुत ही सेवा करती थी। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल से में रहकर अफ्रीका में काले गोरों के भेदभाव मिटाने के लिए बहुत ही सौहार्दपूर्ण काम किए। अब हम अपनी आवश्यकताओं को 3 प्राथमिक प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? अस्तित्व संबंधी आवश्यकता, जो हमारे सभी जीवित रहने के लिए हमको प्राथमिक आवश्यकताएं शामिल होती हैं। संबंधों संबंधी आवश्यकताएं जैसे सुरक्षा, जुड़ाव, सम्मान, ये दूसरे सामाजिक संबंधों संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। और प्रगति की आवश्यकताएं, जिसमें आप पूरे सामर्थ्य के अनुसार विकसित होने में आपको सहायता प्रदान होती है। दोस्तों, संवेगों की प्रगति, इमोशनल ट्रेंड क्या होता है, कैसे आप लगाते हैं? आप प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे बुरे को अनुभव के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव करते हैं। जैसे संवेगों का उदाहरण क्या है? खुश होना, आप किसी फिल्म को देखते हैं तो शर्मिंदा होते हैं या खुश हो जाते हैं, मज़ा आता है आपको। आपसे के पड़ोसी का फूलदान टूट जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो सब चीज़ें आप संवेगों के द्वारा ही शो करते हैं। संवेगों की कार्य प्रणाली क्या होती है? संवेग हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आपको कोई बंदूक दिखा देगा तो आप भाग जाएंगे। दूसरा, संवेग हमारी क्रियाओं, भविष्य में होने वाले हमारे व्यवहार को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने में सहायता करती है। संवेग हमें दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करने में क्या करती है? सहायता करती है। आप ये देखिए, जो इमोजी आप देख रहे हैं, ये भावनाओं को प्रदर्शित कर रही हैं। जब शांत रहते हैं तो देखिए आपका इस प्रकार का फिगर होगा। आप जब प्रसन्न होते हैं तो आपका इस प्रकार का फिगर बनाते हैं। हंसते हैं तो दांत दिखा के हंसते हैं। गुस्सा तो ऐसे वो बनते हैं गुस्सा। घृणा में मुँह तिरछा करते हैं। आक्रामक सब कुछ तिरछा करते हैं। दुखी सिकोड़े लेते हैं। उबाऊ जब मोबाइल लेते दिखाई पड़ेगा। कोमल बिल्कुल शांत दिखाई पड़ते हैं। ये देखा आपने भावनाओं को प्रदर्शित। यही इमोजी देखिए मोबाइल में आ गया। लोग मुंह बनाते हैं तो भेजते हैं व्हाट्सएप पे लोगों को। संवेगों के घटक, भावनाओं या संवेगों के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला, शारीरिक परिवर्तन। जब एक व्यक्ति किसी संवेग का अनुभव करता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे हृदय गति, रक्तचाप, पुतली का बड़ा हो जाना, सांस तेज होना, पसीना निकलना, ये सब चीज़ें होती हैं। आप ज़्यादा दौड़ते हैं तो। व्यवहार में बदलाव, संवेगात्मक अभिव्यक्ति। चेहरे की अभिव्यक्ति के 6 मूल संवेग होते हैं चेहरे के। अगर आपको भय है तभी आपका चेहरा बता देगा, क्रोध है तभी आपका चेहरा बताएगा, दुख है तभी बताएगा, आश्चर्य है तभी बताएगा, घृणा है तभी बताएगा, प्रसन्नता है तभी। इसका तात्पर्य कि संवेग विश्व भर के लोगों को में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। संवेगात्मक भावनाएं। संवेग उन भावनाओं को भी सम्मिलित करता है जो व्यक्तिगत हों। हम संवेग को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्रसन्न, दुखी, क्रोध, घृणा इत्यादि। बोध, बोध या परिस्थिति की समझ संवेगात्मक अनुभवों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। पहले मनोवैज्ञानिक समझते थे कि हम पहले सोचते हैं फिर बाद में अनुभव करते हैं। फिर कुछ का मानना था कि हमारी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं इतनी वर्गपूर्ण होती हैं कि स्थिति के बारे में सोचना विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अधिकतर समय हम संवेगों को मिश्रित रूप में अनुभव करते हैं। अधिकतर समय में जब कोई व्यक्ति होता है, लालची जीतता है, तो वह आघात, अविश्वास, प्रसन्नता संवेगों को प्रदर्शित करता है। कहीं पैसे लूट ना लें, कोई इसका धोखा ना कर दे, और वो खुश हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति उपहार पाता है, प्रसन्न होता है, कब आपसे कोई मतभेद ना हो तो दुखी होने लगता है, तो दिखाता है। संवेग एवं संस्कृति। सभी संस्कृतियों में व्यक्ति के समान संवेगों को व्यक्त करते हैं। हाँ,
खोज दर्शाती है कि 6 मूल संवेग विश्व भर में एक समान ही व्यक्त किए जाते हैं। कोई भारतीय हो, अमेरिकी हो, जर्मन हो, जापानी हो, प्रसन्नता और भय को केवल एक ही मौलिक प्रकार से व्यक्त कर सकता है, जो हर प्राथमिक संवेग एक अनोखे ढंग से चेहरे और मांसपेशियों की गति से जुड़ा होता है। ये आपने देखा है इमोजी में, मैंने दिखाया अभी आपको। मनुष्य के व्यवहार में संवेग और प्रेरणा की भूमिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप कुछ भी करने जाते हैं, कक्षा में प्रथम आना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो इन्हीं के द्वारा होता है। आप कोई विचार में व्यस्त है, अकेली रात में चल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, अगर आप उन्हीं में ही व्यतीत होते कि फील करते हुए चलते जाते हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके सामने पढ़ा। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।